रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कावेरी स्लिम फिगर वाली लड़की थी जिसका दूध जैसा गोरा चिट्टा रंग, भूरी आंखें, लंबे बाल उसकी खूबसूरती में और चार चांद लगा देते थे। गुलाबी रंग के लहंगे में सजी धजी कावेरी शीशे में खुद को निहार रही होती है। तभी कमरे में उसकी माँ वीना आकर कहती है, अरे कावेरी, हुआ नहीं क्या तेरा अब तक साज श्रृंगार? हमें विदाई में नहीं शादी में जाना है तेरी सहेली की। हो गई माँ, बस 1 मिनट कमरबंद तो पहन लूं। कमरबंद पहनना जरूरी है क्या? हाँ माँ, बिल्कुल जरूरी है। कमरबंद पहने बिना मेरा लुक कंप्लीट नहीं होगा। कमरबंद के बिना मेरी पतली कमर की शान कम हो जाएगी। ये कमरबंद ही तो मेरे लुक को खास बनाता है। हाँ हाँ, पिछली बार याद है ना, शर्मा के नकारे बेटे ने तेरी कमरबंद को लेकर कैसी कैसी टिप्पणी की थी। माँ आप भी ना, अब दुनिया की चोचलेबाजी के चलते हम उनसे डर कर तो नहीं रह सकते ना। माँ, मैं किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के कारण अपना शौक नहीं छोड़ सकती। चलो देर हो रही है मुझे। दोनों माँ बेटी रेडी होकर एक साथ चल देती हैं और जैसे ही कावेरी अपनी माँ के साथ शादी में एंटर होती है, सभी लड़कों की नजर उसकी कमर पर बंधे हुए कमरबंद पर टिक जाती है, जिसे देखकर उसकी माँ वीना कहती है, कहा था इस लड़की को मैंने कि मत पहन ये कमरबंद। देख, सभी तुझे ही ताड़ रहे हैं। माँ, शायद इस सबको मेरी सुंदर सी कमरबंद पसंद आ गई है, इसलिए तो सभी की नजरें दुल्हन को छोड़कर मुझ पर और मेरी कमरबंद पर टिक गई हैं। देख तो जरा, इन सभी निकम्मों की नजरें मेरी बेटी की कमर पर ही आकर अटक गई हैं। ऐसे चिपक गई हैं मानो जैसे मेरी बेटी कोई फेविकोल हो। वीना दुल्हन की माँ के पास रुक जाती है और कावेरी अपनी सहेलियों के पास जाती है, जहाँ उसकी कमरबंद का छल्ला प्रकाश नाम के लड़के की वॉच में अटक जाता है और कावेरी उसे घूरती नजरों से देखकर बोलती है, ओ मिस्टर, ये क्या बदतमीजी है? खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि चले आते हैं दाना डालने। छोड़ो मुझे। मोहतरमा, मैंने आपको पकड़ा ही कब था। ये जो मोतियों भरा कमरबंद आपकी कमर की शोभा बढ़ा रहा है ना, उसी की गुस्ताखी है। ये जो आपकी कमरबंद की चेन गलती से मेरी वॉच में फंस गई है। ओह, आई एम सॉरी। मुझे लगा कि आपको लगा कि मैं उन बाकी लड़कों की तरह ही हूँ जो आपसे फ्लर्ट कर रहा था। वैसे उन बेचारों की भी कोई गलती नहीं है। आप है ही इतनी लाजवाब कि किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। बस ज्यादा बटरिंग करने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर कावेरी अपनी कमरबंद को छुड़वाते हुए कहती है, ओ मिस्टर, आप मुझे यूँ घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? हेल्प कीजिए मेरी। दोनों मिलकर कावेरी की कमरबंद से वॉच को छुड़ा लेते हैं और कावेरी वहाँ से जाने लगती है। तभी प्रकाश अपने मन में कहता है, क्या चाल ढाल है। ये कमरबंद वाली लड़की मुझे पसंद आ गई। मेरा दिल तो जैसे इसकी कमरबंद में ही बंद हो गया। अब तो इसका पता लगाना ही पड़ेगा। पहले ही नजर में प्रकाश कावेरी को अपने दिल में बसा लेता है और शादी खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। अगली सुबह जब कावेरी नाश्ता कर रही होती है, तभी उसकी माँ वीना आकर कहती है, कावेरी, ये देख, तुझे इन दोनों में से कौन सी साड़ी पहननी है? देख कर बता। माँ, ये अचानक आप मुझे साड़ियाँ क्यों दिखा रही हो? बात क्या है? कल तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए ये साड़ियाँ दिखा रही हूँ। माँ, अचानक ये रिश्ता कहाँ से टपक गया? टपका नहीं है, मेरी सहेली की माँ ने भेजा है। बता रही थी कि बड़ा संपन्न परिवार है, अच्छा खासा घर-बार है और कारोबार भी सही चलता है। वक्त बीतता है और अगले दिन सुबह उठकर वीना घर की साफ सफाई से लेकर नाश्ते पानी का पूरा इंतजाम करती है। वहीं दूसरी तरफ कावेरी लाल रंग की साड़ी पहनकर कमरबंद पहने हुए खुद को शीशे में देखते हुए कहती है, हाय, इस रेड कलर की साड़ी पर ये गोल्डन कमरबंद कितनी जच रही है। थू थू थू, कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। कावेरी ये बोल ही रही होती है कि तभी कमरे में वीना आकर बोलती है, अरे कावेरी बिटिया, हो गई तैयार? हाँ माँ, देखकर बताओ तो, सुंदर लग रही है ना आपकी बेटी? अरे ये कौन से ढंग की साड़ी पहनी है? पूरी की पूरी कमर दिख रही है। रैंप वॉक करने नहीं जा रही, लड़के वाले देखने आ रहे हैं तुझे, समझी? चल जल्दी से सही कर साड़ी। माँ, क्या कर रही हो आप? पूरे 2.5 घंटे लगे हैं मुझे इस साड़ी के साथ अपनी कमरबंद को अटैच करने में। ओहो, अच्छा तो ये सारा तेरा तामझाम अपने कमरबंद का प्रदर्शन करने के लिए किया है तूने? और नहीं तो क्या, कमरबंद पहनने के लिए ऐसे ही साड़ी बांधी जाती है।
इससे अट्रैक्टिव लुक आता है। तुझसे बहस करने का वक्त नहीं है, चल नीचे, लड़के वाले आ चुके हैं। वीना उसे लेकर नीचे चली जाती है, जहाँ प्रकाश अपनी माँ मेनका के साथ बैठा होता है और कावेरी को देखते ही एक बार फिर अपने मन में कहता है, कितने खुश नसीब हैं ये मोती जो कमरबंद बनकर तुम्हारी कमर से लिपटे हुए हैं। जैसे ही कावेरी की नजर प्रकाश से टकराती है तो वो चौंकते हुए कहती है, आप, ये मेरा बेटा प्रकाश है। क्या हुआ कावेरी, तू ऐसे चौंकी क्यों बेटी? कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी आप चाय लेंगे या कॉफी? दोनों परिवार वालों की रजामंदी से शादी तय हो जाती है और मेनका कहती है, जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो एक बार ये दोनों भी आपस में बातचीत कर ले। जी जी बिल्कुल बहन जी। दोनों बातें करने के लिए कमरे में जाते हैं, जहाँ प्रकाश बोलता है, शुक्रिया, बाहर आपने सबके सामने मेरा कच्चा चिट्ठा नहीं खोला। आप तो मेरे गले ही पड़ गए। क्या करूं, आपकी कमरबंद ने मुझे आपके प्यार के कमरे में कैद करके दरवाजा बंद कर दिया, इसीलिए एक बार फिर हम आमने सामने आ गए। वैसे ये गोल्डन कमरबंद आपकी कमर पर बड़ी प्यारी लग रही है। इस तरह दोनों भी शादी के लिए हामी भर देते हैं, जिसके कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है, जिसके बाद कावेरी अपने ससुराल आ जाती है, जहां वो सुबह सवेरे नहा धोकर घर का सारा काम काज निपटाकर सभी को चाय देती है। तभी मेनका की नजर अपनी बहू के कमरबंद पर जाती है, जिसे देखकर वो बोलती है, अरे कावेरी बहू, जल्दबाजी में अपनी कमरबंद उतारना भूल गई थी क्या? अब तक लटकाए हुए घूम रही है। क्यों माँ जी, ये कमरबंद मुझ पर जच नहीं रही क्या? अरे बहू, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ये कमरबंद शादी ब्याह में ही पहनना शोभा देता है, हर वक्त नहीं। माँ जी, मुझे कमरबंद पहनना बड़ा पसंद है, और नई नवेली बहुएं कमरबंद नहीं पहनेंगी तो और कौन पहनेगा? और ये जरूरी तो नहीं कि किसी खास मौके पर ही पहनी जाए। ठीक है बहू, जैसी तेरी इच्छा, जब तक तेरा मन हो लटकाए रहे इस झोल झमेले को। वक्त गुजरता है और कमरबंद पहनने की शौकीन कावेरी अलग अलग साड़ियों के साथ तरह तरह के डिजाइनिंग खूबसूरत कमरबंद पहना करती। एक दिन उसकी पड़ोसन शैला उसके घर आती है, जिसे देखकर मेनका कहती है, अरे बबीता की बहू, आज तेरे कदम मेरे घर में कैसे पड़ गए? कुछ काम था क्या? काम तो है आंटी जी, लेकिन आपसे नहीं, आपकी बहू से। वो क्या है ना, मुझे शादी में जाना है। हाँ तो जा ना, मेरी बहू ने कौन से तेरे पैरों में बेरिया डाल रखी है? वो क्या है ना कि मुझे शादी में जाना है, तो मुझे आपकी बहू का कमरबंद चाहिए। अब एक दिन के लिए क्या ही पैसे खर्चूं, इसीलिए सोचा आपकी बहू से ले लूं। हाँ ले जा, पर तोड़ मरोड़ के मत लाइयो, समझी? ये लो शैला, देख लो, जो भी कमरबंद तुम्हें पसंद हो उसे ले लो। कावेरी, इतने यूनिक डिजाइन के कमरबंद तुम खरीदती कहाँ से हो? ये कमरबंद खरीदी हुई नहीं, मेरी हैंडमेड कमरबंद है। तभी मैं सोचूं कि हमें क्यों नहीं दिखते ऐसे कमरबंद मार्केट में। खैर, ये पिकॉक वाला और हाँ, ये हार्ट डिजाइन वाला, ये दोनों कमरबंद मैं लेके जा रही हूँ। शैला दोनों कमरबंद लेकर वहाँ से चली जाती है। वक्त गुजरता है और मोहल्ले की तमाम बहुएं कहीं भी आने जाने के लिए कावेरी से कमरबंद मांगकर उसी की तरह खूबसूरत दिखने की कोशिश करती। सुबह का समय था। मेनका आंखें मलते हुए बाथरूम की ओर चलते हुए आ रही थी। तभी वो बाल्टी से टकराकर गिर जाती है और कहती है, हाय राम, मेरी कमर टूट गई। ये बाल्टी यहाँ किसने रखी थी? माँ जी, आप गिर गई। देख रही है फिर भी पूछे जा रही है। मैं इस फर्श पर शौक से थोड़ी पसरूंगी। चल उठा मुझे। ये कपड़ों से भरी बाल्टी तुझे यहीं रखने की जगह मिली थी क्या? इससे पहले कि कोई और गिरे, जा इन्हें सुखाया। कमरबंद पहनना कभी नहीं भूलती, बस घर के कामकाज में ही भूल हो जाती है। कावेरी हाथों में कपड़ों से भरी बाल्टी लिए हुए छत पर कपड़े सुखा रही होती है। तभी अचानक दूसरी छत पर डबास नाम का एक आदमी उसे देखते हुए कहता है, अरे यो सवेरे सवेरे के देख लिया। एक तो यो कावेरी भाभी की पतली कमर, ऊपर तो यो बैरण तागड़ी, छन छन के शोर ते दिल पर गोलियां चलावे। भाभी जी, ये तागड़ी थारे कमर पर गणा फुटरा लागे से। आपकी इस तागड़ी को देखकर मन एक गाना याद आ गया। अच्छा जी, तो सुना दीजिए। बन्ने रे न तेरे लड्डाए कोन्या लाडरी, छन छन बोले यू बोले तेरी तागड़ी। अपने पति को कावेरी से ऐसे हंसता बोलता देखकर
उसकी बीवी सपना मेनका के घर आकर उसे ढेरों खरी खोटी सुनाती है, जिस कारण मेनका बौखलाई हुई कावेरी को नीचे बुलाकर कहती है, बहू अब से तो ये कमरबंद नहीं पहनेगी, समझी? पर माँ जी ऐसे अचानक आप मुझे यूँ मना क्यों कर रही हैं? क्योंकि थारे इस तागड़ी के चलते म्हारा बीन तेरे तक कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा है। बूझू मैं इस बात वास्ते कायनो गेला दांत पाड़ पाड़ के हंस रही। अरे इतना ही अपने पति की चिंता है तो तुम भी कमरबंद पहन लो ना। तुम्हें तो सिर्फ जलन है मुझसे, क्योंकि तुम्हारे इस भारी भरकम कमरे जैसे कमर पर तुम खुद तो कमरबंद पहन नहीं सकती, इसलिए मुझे मना करने चली आई। मैं तो किसी के कहने पर अपना शौक नहीं छोड़ने वाली। मतलब कि तुझे रोज रोज बहस करना मंजूर है? चल, ना तेरी बात ना मेरी बात, तू रोज रोज की जगह कभी कभार पहन लियो इस कमरबंद को। इसके कारण ये झोल झमेले हो रहे हैं, इसलिए तू उसे रोज ना पहनकर कभी कभी पहनियो। ठीक है माँ जी, मान ली आपकी बात। अब खुश? इस तरह मेनका और सपना दोनों की परेशानी हल हो जाती है और अब कमरबंद की शौकीन कावेरी कमरबंद को हमेशा न पहनकर उसे कभी कभी ही पहना करती। डायना एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लेकिन सिंपल लड़की थी। उसके परिवार में उसकी मम्मी सुनैना और पापा डेविड रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन ब्रेकफास्ट करके निकल जाती है और अपने कॉलेज पहुंचती है, जहां सारे लड़के लड़कियां उसे घूर रहे होते हैं और बोलते हैं, वाह यार क्या आइटम है, कितनी सिंपल और गॉर्जियस लग रही है। अबे हाँ यार, देख कितनी क्यूट लग रही है। हमसे ज्यादा सुंदर लग रही है, जरूर ज्यादा ही मेकअप पोत के आई होगी। हाँ यार, तभी तो सारे लड़के मर रहे हैं इस पर। उन दोनों लड़कियों की ये बात डायना सुन लेती है और कहती है, ओ जस्ट शट अप, ओके। जितना तुम दोनों ने मेकअप लगाया है ना, मैंने उसका पाव भर भी नहीं लगा रखा, समझी तुम? अच्छा, इतना ही दम है तो फेस को टिश्यू पेपर से साफ करके दिखा। चैलेंज एक्सेप्टेड, और तुम्हें भी यही करके दिखाना पड़ेगा। ओके, मंजूर है। ओके भाई, लड़कियों का चैलेंज होने वाला है। अरे भाई मेरे से तो वेट ही नहीं हो रहा। तभी उन लड़कियों के कहने पर डायना अपने फेस को टिश्यू पेपर से साफ करती है, जिसके बाद टिश्यू पेपर पर सिर्फ और सिर्फ उसके लिपस्टिक के निशान ही दिखाई देते हैं और कुछ भी नहीं। इस सब के बाद डायना उन लड़कियों को उनका मेकअप हटाने को बोलती है, जिस पर वो लड़कियां थोड़ी डर जाती हैं, लेकिन सभी लड़के चिल्ला कर उन्हें फोर्स करते हुए उनसे भी टिश्यू पेपर पर उनका मेकअप उतरवाते हैं, जिसके बाद उन लड़कियों की असली सूरत सभी के सामने आ जाती है। और क्योंकि वो बिना मेकअप के दिखती है और ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लड़के लड़कियाँ उन पर हंसने लगते हैं। देख लिया ना मुझसे पंगा लेने का नतीजा। अरे मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे चैलेंज मत करो, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा मेकअप खराब हो गया। जाओ जाकर दोबारा मेकअप कर लो, क्योंकि मेरे जैसी नेचुरल ब्यूटी ना तुम्हें रोज रोज टक्कर देगी। डायना इतना कहकर अपनी क्लास में चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन भी डायना अपने कॉलेज आती है और उसकी हील्स स्लिप हो जाती है, जिसके बाद वो सीढ़ियों पर गिर ही रही होती है कि लवदीप नाम का लड़का लास्ट में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और लवदीप की आंखें उस पर से हटती ही नहीं है, जिस पर वो बोलता है, वाओ, सो सिंपल बट वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। अब मेरा हाथ छोड़ोगे या साथ ही ले जाओगे? उप्स, सॉरी। तुम्हें पहले कभी देखा नहीं? जी, क्योंकि आज ही फर्स्ट डे आया हूँ। ओह ओके, कौन से बैच में हो? बीकॉम के। ओह दैट्स ग्रेट। कोई हेल्प चाहिए हो तो बता देना, मैं भी सेम बैच में हूँ। ओके, आप नाम तो बता दो। माई सेल्फ डायना। नाइस नेम, एंड माई नेम इज लवदीप। वक्त बीतता जाता है। कॉलेज के प्रोजेक्ट साथ में बनाते समय दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिस वजह से दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही एक दिन डायना बहुत सारी लाइब्रेरी की बुक्स हाथ में लेकर चल रही होती है, जिसके कारण उसकी शक्ल भी दिखाई नहीं देती। तभी लवदीप वहाँ आता है और डायना को देखकर उसकी हेल्प करता है, जिसके बाद दोनों बुक्स रखने लाइब्रेरी जाते हैं और लवदीप बोलता है, एक बात पूछूं तुमसे, तुम इतनी सुंदर नेचुरली हो या मेकअप लगाया है? अरे नहीं पागल, मैं कुछ नहीं लगाती। कभी कभी तो मैं लिपस्टिक भी नहीं लगाती। रोज के पेटल लगाने से ही मेरे लिप्स पिंक हो जाते हैं। बाय द वे, आज हम बाहर घूमने जा रहे हैं, मेरा बड़ा मन कर रहा है। कुछ देर के बाद दोनों एक सिनेमा हॉल से मूवी देखकर निकलते हैं और फिर
दोनों साथ में आइसक्रीम खा ही रहे होते हैं कि डायना लवदीप के नोज पर आइसक्रीम लगा देती है और जोरों से हंसते हुए कहती है, अरे अरे लवदीप, तुम्हारे नोज देखो, एकदम जोकर लग रहे हो। अच्छा जी, और तुम कब लगोगी? अब हम दोनों एक जैसे लग रहे हैं। लवदीप के बच्चे, अभी बताती हूँ तुम्हें। अभी कहाँ हुए मेरे बच्चे, तुम करोगी जब तो होंगे। क्या बोल रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ डायन, सॉरी, मेरा मतलब डायना, आई लव यू सो मच। पहले दिन से ही मैं तुम पर फिदा हो गया हूँ। रियली? आई लव यू टू। ओए पागल, कहाँ खो गए? अपने फ्यूचर के बच्चों के बारे में तो नहीं सोच रहे? इस सब के बाद वो दोनों क्लब जाते हैं जहाँ दोनों एक साथ मिलकर कपल डांस करते हैं। उसी वक्त लवदीप उसके कानों के पास आकर रोमांटिक तरीके से उसे प्रपोज कर देता है, जिस पर डायना भी हाँ बोल देती है। इतना सब होने के बाद लवदीप उसे रिंग पहनाता है। समय गुजरता जाता है और दोनों अपने पेरेंट्स को अपने रिश्ते के बारे में बताकर उनसे शादी की मंजूरी ले लेते हैं। दोनों घरों में शादी की तैयारियां चलती हैं। दूसरी तरफ डायना के हाथों में लवदीप के नाम की मेहंदी भी लग जाती है। शादी का टाइम जब डायना को उसकी मेकअप आर्टिस्ट उसे सजाने के लिए आती है तो वो उससे बोलती है, जी सुनिए, मेरा बहुत लाइट सा मेकअप करना, सिर्फ जितने की जरूरत हो उतना ही, और ज्वेलरी भी मुझे बहुत लाइट सी पहनाना। यू नो, मुझे हैवी मेकअप और हैवी ज्वेलरी बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके मैम। मेकअप आर्टिस्ट उसे उसी के मुताबिक तैयार कर देती है, जिसके बाद उसकी मम्मी जब उसे देखने आती है तो बोलती है, बेटा ये क्या, तूने ये सारे गहने क्यों नहीं पहने? माँ, मैं आपको ऐसे अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तू ऐसे भी बहुत सुंदर लग रही है। मेरे दामाद जी भी तुझे निहारते रह जाएंगे। क्या माँ, हाँ बीना। इतना बोलकर सुनैना अपनी बेटी को मंडप पर ले जाती है, जहाँ लवदीप उसे निहारता ही रह जाता है और उसके पास में खड़ा हुआ दोस्त उसका मुंह बंद कर देता है। और कुछ ही देर के बाद पंडित जी उनकी शादी के मंत्र पढ़ते हैं और शादी विधि विधान से संपन्न हो जाती है। शादी के बाद लोग डायना को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि उसकी सादगी सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और लोग उसकी बहुत तारीफें करते हैं, जिससे लवदीप की माँ बबीता बहुत ही खुश हो जाती है। धीरे धीरे डायना अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन वो तीनों किसी रिश्तेदार के घर फंक्शन में जाकर बैठे होते हैं। वहाँ पर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी एक सांवली सी लड़की मीना, जिसके हाथ में ड्रिंक्स की ट्रे होती है, वो जा रही होती है। तो दूसरी तरफ एक गोरी सी लड़की कॉल पर बातें करते हुए आगे बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से उन दोनों की टक्कर हो जाती है और वो ड्रिंक्स की ट्रे उस लड़की के ऊपर गिर जाती है, जिससे उस गोरी लड़की की ड्रेस पूरी तरह से खराब होती है और वो उस सांवली लड़की को सुनाना शुरू कर देती है। हे यू, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। सॉरी मैडम जी, वो आप ही आ गई आगे गलती से। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट? तुम मुझे सिखाओगे कि गलती किसकी है और किसकी नहीं? तुम गरीब सांवली सी शक्ल वाली लड़कियों की यही दिक्कत होती है। नहीं, तुम गलत बोल रही हो। मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हारा खुद का ध्यान तो था नहीं, अपना तो तुम फोन चलाने में लगी हुई थी और कसूर इस बेचारी का निकाल रही हो। अरे उसने जो बोला ना सच बोला, और सच हमेशा कड़वा होता है। Who the hell are you? तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? ऐसा है पापा की परी के मुंह पर 4 किलो लगाने से ना ये छिपकली जैसी शक्ल लेके ना अपने मेकअप के पंखों से तुम उड़ नहीं पाओगी। पार्टी में मौजूद सभी लोग उस हैवी मेकअप वाली लड़की पर हंसने लगते हैं और ये देखकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारे पैसों का मेकअप लगाया है क्या जो तुम उड़ रही हो? तुमसे तो कम ही लगाया है। लिसन, मैं मेकअप का एम भी नहीं लगाती। ये मेरी नेचुरल ब्यूटी है जिसकी तुम्हें पहचान नहीं है। और रही बात मीना के सांवलेपन की, तो उसकी स्किन ढक देने से वो सुंदर तो लगने लगेगी एक बार को मेकअप करके, लेकिन जब मेकअप हटेगा तो सबके सामने तो उसकी असलियत आ ही जाएगी ना। इसीलिए कहती हूँ कि आप जैसे हो खुद को वैसे स्वीकार करना सीखो। अरे अपने आप से प्यार करो, समझे? शी इज सिंपल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि खूबसूरती हमेशा सादगी में ही होती है। पार्टी में मौजूद सभी लोग डायना की बातों को सुनकर उसकी तारीफें करते हैं और एक बार फिर से बबीता भी अपनी बहू की तारीफें करती है और सब अच्छे से पार्टी एंजॉय करके अपने अपने घर लौट जाते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।
दामिनी अपने घर के बाहर एक खूबसूरत सा लहंगा पहने अच्छे से तैयार होकर खड़ी थी और उसका पति सचिन अपनी कार के पास खड़ा होकर उससे बोलता है, दामिनी यार अब और नाटक मत करो और जल्दी से कार में आकर बैठ जाओ। इस लहंगे में कैसे बैठूं? आपको पता है ना, ये लहंगे, साड़ी, ये हैवी ड्रेसेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सूट की शॉपिंग करने देते ना। अपनी ये रोज की शिकायतें बाद में कर लेना, अभी चलो, शादी के लिए लेट हो रहा है, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। अपने पति की ये बात सुनकर दामिनी उसके पास जाती है और कार में बैठकर अपने पति से कहती है, औरों के पति अपनी बीवी की एक आवाज पर ना उन्हें चांद तारे तोड़ कर ला देते हैं और एक मेरा पति उसे शॉपिंग कराने में ही हलचल होती जाती है। क्योंकि उनकी बीवी तुम्हारी तरह नहीं है जो अपने पतियों का खून पिए। जितना खून मेरी बॉडी में बनता नहीं है उतना तो तुम चूस जाती हो। आप कहना क्या चाहते हो? मैं आपका खून पीती हूँ? हाँ, हफ्ते में अगर 2 बार मैंने सूट की शॉपिंग कर ली तो इसका मतलब मैं आपका खून चूसती हूँ? अरे पानी में रहने वाली जोक समझा है आपने मुझे? यार देखो, अभी अपना या मेरा मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है और अब मुझे आराम से ड्राइव करने दो। पता चला शादी में जाने की जगह हॉस्पिटल पहुंच गए। सचिन की बात सुनकर दामिनी मुंह बनाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर के बाद वो दोनों बैंकेट हॉल पहुंचते हैं, जहां उसकी सास उमा उन दोनों के पास जाकर कहती है, कहाँ रह गए तुम दोनों? इतना टाइम लगता है? अपनी लाडली बहू से ही पूछ लो, इन्हीं महारानी के नाटक खत्म नहीं होते। क्या हुआ बहू, तेरा मुंह क्यों बना हुआ है? लहंगे के बदले अगर सूट दिला देती तो कुछ चला जाता क्या आपका? पर नहीं, अरे उल्टा इन्हीं के पैसे बच जाते। बस इतनी सी बात? अरे ये तो तू खुद भी ले सकती थी। चल कोई बात नहीं, सूट की शॉपिंग ही तो करनी है ना, मैं करवा दूंगी। अब खुश? अपनी सास की बातें सुनकर उसका थोड़ा सा मूड ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग शादी को एंजॉय करके एक साथ अपने घर चले जाते हैं। अगले ही दिन दामिनी अपनी सास के पास आकर उनसे कहती है, माँ जी, आपने बोला था कि आप मुझे सूट की शॉपिंग करवाओगी। हाँ हाँ बहू, मुझे अच्छे से याद है, मगर मैं कल शादी में से आई थी, मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो हम कल चलेंगे सूट की शॉपिंग करने। माँ जी, हमने कौन सा घर का सामान लेना है, बस सूट की शॉपिंग ही तो करनी है। तभी वहाँ पर सचिन आ जाता है और वो उससे बोलता है, इतने ही सूट की शॉपिंग करने का शौक है तो खुद ऑनलाइन सूट की शॉपिंग कर लो ना। माँ को क्यों परेशान कर रही हो? कोई मना नहीं करेगा, जितना मन करे उतना लो। सच में? जितनी चाहे उतनी शॉपिंग कर सकती हूँ, वो भी घर बैठे? हाँ हाँ, जैसा चाहोगी वैसा सूट मिल जाएगा, चाहे कोई भी डिजाइन और कोई भी फैब्रिक क्यों ना हो, सब कुछ मिल जाएगा। तो अब मेरा और माँ जी का दिमाग मत खाओ। अरे मैं तो खाना खाती हूँ, अब तो मैं नए नए सूटों की शॉपिंग करूँगी। दामिनी तुरंत अपना फोन उठाकर उसमें ऑनलाइन शॉपिंग का ऐप डाउनलोड करती है और अलग अलग डिजाइन के सूट देखने लगती है। कुछ ही देर में वो 2 सूट ऑर्डर करके अपनी सास से बोलती है, माँ जी ये देखिए, मैंने 2 सूट ऑर्डर किए हैं। बहुत अच्छा। पता है माँ जी, ये अनारकली सलवार कमीज है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं यही सूट सोच रही थी कब से लेने के लिए, पर सचिन जी ने लेने ही नहीं दिया। अपनों की शादी में सूट डालना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए सचिन ने तुझे सूट की जगह लहंगे की शॉपिंग करवा दी। जो भी हो माँ जी, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो बस सूट की शॉपिंग करना पसंद है और अब तो मैं ऑनलाइन घर पे बैठे जितने मर्जी सूट लूंगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और अपने सूट के आने का इंतजार करने लगती है। 2 दिन बाद फाइनली उसके सूट घर आ जाते हैं। सूट की अच्छी क्वालिटी देख दामिनी मन ही मन सोचती है, इनकी सर्विसेज और क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, क्यों ना मैं अब यहीं से शॉपिंग करूं। दामिनी ये सब सोचकर जल्दी से वो सूट डालकर अपनी सास के पास उन्हें दिखाने जाती है, जिसके बाद वो आए दिन सूट की शॉपिंग करना शुरू कर देती है। जिस पर एक दिन सचिन उससे बोलता है, दामिनी ये सब क्या है? तुम शॉपिंग ही कर रही हो तो किसी और चीज की भी कर सकती हो ना। ये बोलकर सचिन गुस्से में जाकर उसके सारे सूट बाहर निकालकर उससे कहता है, ये तुम्हारे सूट? अब और कितने सूट चाहिए तुम्हें? अरे इनमें से तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक तुमने ट्राई नहीं किया। मुझे तो समझ नहीं आता, आखिर तुम मेरी सूटों के पीछे क्यों पड़ जाते हो? यार तुमसे तो बात करना ही बेकार है, जो करना है वो करो, पर अब मैं तुम्हें इन फालतू के सूट की शॉपिंग के लिए और पैसे नहीं दूंगा। ये सब बोलकर सचिन वहाँ से गुस्से में चला जाता है, पर दामिनी अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और अपने सूट को एक बार फिर से अलमारी में रखकर ऑनलाइन सूट की शॉपिंग करने लगती है।
पर इस बार उसके पास कटा हुआ सूट आ जाता है और जिसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं होती। दामिनी कॉल करके अपना सूट रिटर्न कर देती है, पर 15 दिन से ऊपर हो जाते हैं और उसके पैसे नहीं आते, जिस पर वो उमा से कहती है, अरे बहू, इससे अच्छा था तू मार्केट से ले लेती, कम से कम हैंड टू हैंड चेंज तो हो जाता और हम अपनी आंखों से देख कर तसल्ली से लेते कपड़ा। लेकिन इस ऑनलाइन के चक्कर में क्या होता है कि हम सिर्फ फोटो ही देख पाते हैं और फिर उसका आने का इंतजार करो। सही बोल रही है माँ जी, आप खुद मार्केट जाके ऐसे ही सूट ले आया करूंगी। इतना बोलकर वो सचिन के पास जाकर उससे कुछ पैसे मांगती है, जिस पर सचिन उससे बोलता है, क्या करना है पैसों का? बस मुझे कुछ काम है, आप दे रहे हैं या नहीं पैसे? वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ पैसों का करना क्या है? मुझे शॉपिंग करनी है। और तुम्हें ये शॉपिंग करनी किस चीज की है? मुझे सब पता है। हाँ तो आप मेरे पति हैं, आपके पैसे मेरे पैसे हैं। मैंने पहले ही बोला था ना, इन फिजूल सूट की शॉपिंग करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। इतना बोलकर सचिन वहाँ से जाने लगता है, पर दामिनी उसके सामने खड़ी होकर रोने का नाटक करती है, जिस पर आखिर में सचिन हार मानकर गुस्से से उसके हाथों में नोटों की गड्डी देते हुए बोलता है, ये लो पकड़ो पैसे, और जितना चाहिए उतनी शॉपिंग कर लो सूट की, और भूख लगे ना तो उन सूटों को ही खा लेना, अपना पेट भी भर लेना उन सूटों से ही, और घर में जो सूट रखे हैं ना उनको बाहर फेंको। इतना बोलकर सचिन गुस्से में घर से निकल जाता है और दामिनी उनमें से कुछ पैसे लेकर सूट की शॉपिंग करने के लिए शोरूम में जाती है, जहां वो एक डमी को साड़ी में देखती है और खुद से कहती है, ये कैसी साड़ी है, एक बार अंदर जाकर ट्राई करती हूँ। दामिनी अंदर जाकर उस साड़ी के बारे में दुकान वाले से बात करती है, तो दुकान वाला उसे बोलता है, मैम, ये एक रेडीमेड साड़ी है उन लोगों के लिए जिन्हें साड़ी पहननी नहीं आती, जो साड़ी का संभाल भी नहीं पाते। इस सब के बाद दामिनी उस साड़ी को ट्राई करती है, जो कि उसे काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगती है, और वो सूट की शॉपिंग ना करके उन साड़ियों को खरीद लेती है। शाम को जब दामिनी सचिन के पास वो साड़ियाँ पहनकर आती है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है और दामिनी का सूट का क्रेज अब हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और वो साड़ी पहनना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो अपने पूरे परिवार के साथ एक बार फिर से हंसी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।